सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली गई है और पूरे मुल्क में 1 अक्टूबर से बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। एक समरी भेजी गई है और जिसमें ये मुतालबा किया गया है, सिफारिश की गई है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 5 रुपये 25 पैसे तक बढ़ाई जाए। आपको याद दिलाती चलूँ कि अभी कुछ ही रोज़ पहले 5 रुपये का इजाफा पेट्रोल की कीमतों में किया गया। सिफारिश 1 रुपये की गई थी, लेकिन इजाफा 5 रुपये का किया गया। लेकिन कुछ कंपैरिजन हम आज करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि जो पिछले अदवार रहे, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या रहीं और आज हम तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में कितनी बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और आज क्या सूरत हाल है। तो शुरू करते हैं पीपल्स पार्टी के दौर से। तो पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत पेट्रोल की कुछ कीमतें इस तरह से। 1 अप्रैल 2008 में पेट्रोल की कीमत थी 65 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर। 1 लीटर डीजल 47 रुपये 13 पैसे में दस्तियाब था। पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार के खात्मे पर 1 अप्रैल 2013 को पेट्रोल की कीमत थी 102 रुपये 30 पैसे। पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार के खात्मे पर डीजल की कीमत थी 108 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर। पीपल्स पार्टी के दौर में पेट्रोल की कीमतें मजमूई तौर पर 36 रुपये 49 पैसे और डीजल की कीमत में 61 रुपये 46 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा हुआ। अब आता है जी नून लीग का दौर। नून लीग का दौर हुकूमत है जून 2013। जब नून लीग इक़्तिदार में आई तो पेट्रोल की कीमत थी 100 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर। डीजल था 105 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर। नून लीग की जब हुकूमत का खात्मा हुआ 1 जून 2013 को पेट्रोल की कीमत थी 87 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर। डीजल की कीमत थी 98 रुपये 76 पैसे फ़ी लीटर। नून लीग के दौर हुकूमत में पेट्रोल की कीमत मजमूई तौर पर 12 रुपये 93 पैसे और डीजल की कीमत ये इजाफा हुआ और डीजल की कीमत में 6 रुपये 74 पैसे की कमी हुई। नून लीग के दौर हुकूमत में पेट्रोल जो सबसे ज़्यादा कीमत हुई वो थी 113 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर और डीजल की कीमत थी ज़्यादा से ज़्यादा 116 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर। अब आते हैं तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद 1 सितंबर 2018 को पेट्रोल की कीमत थी 92 रुपये 83 पैसे। डीजल की कीमत थी 106 रुपये 57 पैसे। अभी पेट्रोल की कीमत 123 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर है, जबकि डीजल 120 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर पर दस्तियाब है। तहरीक इंसाफ के इस 3 साला दौर में पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये 47 पैसे का इजाफा अब तक हो चुका है और डीजल की कीमत में अब तक 13 रुपये 83 पैसे का फ़ी लीटर इजाफा हो चुका है। ये वो इजाफा है जो कि होता चला जा रहा है, लेकिन हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ है। हुकूमत ये कहती है कि आदमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं, इसी वजह से हमें बार बार इजाफा करना पड़ता है। अभी भी खत्ते में सबसे कम कीमत पाकिस्तान में है और हमने लीवी को कम किया है और हमने यहाँ बैलेंस किया है। क्या वाकई ऐसा है या फिर ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए? इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं इकोनॉमिस्ट हैं खुर्रम शहजाद साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और अरशद अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, एक्सपर्ट हैं एनर्जी एंड पेट्रोलियम के। तो खुर्रम शहजाद साहब, ये जो एक गोरख धंधा होता है, ये जो एक तरीक़ाकार या मेकानिज़म होता है कि जी आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो ज़ाहिर है उसकी कीमतों का असर पड़ता है पाकिस्तान पर। जब हुकूमत की तौजीह पेश करती है कि जी जो कीमतें हैं खत्ते में, चाहे वो बांग्लादेश में हो या भारत में हो, फिर भी पाकिस्तान में अभी भी कम हैं, हमने लीवी को भी कम किया है, तो ये जो गेम है ये सही है आपके ख्याल में या फिर ये बेवकूफ़ बनाया जाता है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, पहली बात तो ये है कि ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हमारे यहाँ कीमतें कम हैं और बाकी खत्ते में कीमतें ज़्यादा हैं। वो दुरुस्त क्यों नहीं है? एक तो अगर आप वैसे देखें तो डेफिनेटली 1 लीटर पेट्रोल यहाँ कितने का है, इंडिया में कितने का है, बांग्लादेश में कितने का है, चाइना में कितने का है और मिडल ईस्ट में कितने का है, तो डेफिनेटली आपको जो है वो कम नज़र आएगा।
रुपी में मैं कन्वर्ट कर लूँ सबको या डॉलर में कन्वर्ट कर लूँ। हाँ। हमारे यहाँ बिल्कुल, अगर आप ये कहें कि जी आज यहाँ कितने का पेट्रोल मिल रहा है और इंडिया में कितने का, डेफिनेटली इंडिया में महंगा है, बांग्लादेश में महंगा है रिलेटिवली, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक जो है मैं ये कहूँ कि जी मेरे पास मेरी जो कमाने की इस्तिताअत है वो लेट्स से एवरेज 15,000 रुपये है पाकिस्तान में, वही मैं कन्वर्ट करूँ इंडिया में वो 25,000 रुपये है, वही मैं कन्वर्ट करूँ बांग्लादेश में वो तकरीबन को 24-25,000 रुपये, वहाँ पे 26-27,000 इनफैक्ट वहाँ बनती है। तो अफोर्डेबिलिटी को भी सामने रखना चाहिए। ये कहना कि जी सिर्फ प्राइसेस यहाँ कम है वहाँ ज़्यादा है, वहाँ पे जो परचेजिंग पावर है या डिस्पोजेबल इनकम जिसे कहते हैं कि एक इंसान एवरेज कितना कमाता है वो फंक्शन ठीक रहता है ना। तो अगर मैं इसको एडजस्ट करूं तो हमारे यहाँ एक्चुअली महंगाई है ज़्यादा। हमारे यहाँ अगर 9-10% की महंगाई है तो भारत में 4-5% पे है, बांग्लादेश में 6% पे है, 5% पे है, चाइना में जो है वो और कम है। और फूड की महंगाई, जो फूड की कीमतें हैं जो बहुत बेसिक होती है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है बनिस्बत इंडिया के, बनिस्बत बांग्लादेश के, बनिस्बत चाइना के। तो इसको ना पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना सही तरीका है कि एक इंसान कमाता कितना है किस कंट्री में और वो कितना खर्च करने की उसकी इस्तेताअत है। अब मैं ये कहूँ कि अमेरिका में जो है वो ऑयल सस्ता है पाकिस्तान के बनिस्बत, जब मैं ये भी कह दूँ लेट्स से इवन मैं ये कहूँ पाकिस्तान से वहाँ 5 गुना ऑयल महंगा है, मैं एक बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है उनकी पर कैपिटा कितनी है? $50,000 से ज़्यादा पर कैपिटा है। और हमारे यहाँ पर कैपिटा कितनी है? हार्डली $1,400, $1,500। तो हमारी पर कैपिटा से 10 टाइम्स वो ऊपर है या 5 टाइम्स ऊपर है। और यहाँ से अगर जो है कीमतें ऊपर होती भी हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो कमाई करता है एक इंसान, जो पर कैपिटा जिसे कहते हैं कि मैं हर एक साल में कितने पैसे कमा लेता हूँ, उस हिसाब से अगर मुझे चीज़ें महंगी मिलती हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि एब्सोल्यूट टर्म में ये कहना कि जी यहाँ पे ये फ़र्क है। इस तरह तो मैं कोई भी चीज़ उठाऊंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये देखना होगा कि आमदनी कितनी है और फिर इन्फ्लेशन कितनी है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी ये आर्जी महंगाई है, आर्टिफिशियल है, आलमी वबा के बाइस आई है, ये चली जाएगी। ये तो आलमी वबा है, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के असरात हुए, पूरी दुनिया में सूरत हाल ख़राब हुई, तो क्यों हमारा ही मुल्क ज़्यादा मुतासर नज़र आता है? क्या इसमें कहीं पॉलिसीज़ का फुकदान है या मामला कुछ और है आपके ख्याल में खुर्रम साहब? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है कि जी हम सब चीज़ें अगर इस तरह डालते हैं कि जी आलमी बहरान है और इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं और क्योंकि बाहर महंगाई हो रही है तो इसलिए हमारे यहाँ हो रही है। देखें, महंगाई बहुत हद तक शुरू में जो होती आई है वो हमारे अपने रीजंस हैं, हमारी अपनी गवर्नेंस है, हमारा अपना लॉजिस्टिक्स, हमारा पूरी सप्लाई चेन, हमारे अपनी फसल से लेकर मार्केट तक पहुंचाना, उसको फसल का जो है कम होना या फसल का जो है वो होर्डिंग उसमें हो जाना, ये सारे हमारे अपने फैक्टर्स हैं। सप्लाई साइड के इश्यूज हमारे अपने रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब बहरान आता है तो आप तैयारी करके बैठते हैं, जो ममालिक अपनी तैयारी करके बैठते हैं, टाइम पे डिसीजन लेते हैं, तो बहरान उनको कम अफेक्ट करता है। वही बहरान फिर दूसरे उन लोगों को जो कि अपनी तैयारी करके नहीं बैठते और सिर्फ ये कहते हैं कि जी हम बस इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा हो गया तो हम तैयार है, इसका मतलब ये आपकी तैयारी नहीं थी ना। तो जो ममालिक, जो कौमें तैयारी करके बैठती हैं, और देखें लास्ट ईयर की मैं एग्जांपल देता हूँ कि महंगाई जो है वो कैसे मज़ीद हो गई और हम किस तरह अफोर्ड कर सकते थे, क्या कर सकते थे। लास्ट ईयर बहुत नीचे ऑयल प्राइसेस चली गई थी। हमारा पड़ोसी ममालिक इंडिया, उसने इमीडिएटली, एक तो हम ये कहते हैं हमारे पास स्टोरेज नहीं है, तो क्यों नहीं बनाई जाती स्टोरेज, क्यों नहीं डिसीजन लिया जाता। ऑयल जो है उसने 1 साल 6 महीने के फॉरवर्ड ले लिया, यानी कि उसने फ्यूचर किया, ऑयल जो है पूरा भर लिया अपने पास। इमीडिएटली $500 मिलियन का फायदा हुआ। लेकिन खुर्रम साहब एक वक्त तो वो भी था ना, आपको याद होगा जब आर्मी मार्केट में मनफी में कीमतें चली गई थी पेट्रोल की, तब भी हमारे मुल्क पे कीमतों पे कोई असर नहीं पड़ा था। उस वक्त भी ये कहा गया था कि जी ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल हो सकता था, कोशिश की गई थी। लेकिन देखें, एक चीज़ मानने की ये है कि हमारे यहाँ डिसीजन लेने से लोग डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं कि ये ना हो कि जी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, कहीं ना कहीं जो है कोई ऐसी चीज़ हम पे आ जाए जिस पे हमने कुछ किया हुआ भी नहीं हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसे हमें हाईलाइट करना चाहिए कि डिसीजन लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रॉन्ग हो जाए, लेकिन आपकी अच्छी जजमेंट है, आप एक्सपर्ट हैं उस एरिया के, कॉम्पिटेंट हैं, और आपकी जजमेंट गलत होती है तो इसमें कोई इशू नहीं है। दुनिया में 1000 मतलब ऐसा होता है, लेकिन बिल्कुल डिसीजन ना लेना और अपनी पोजीशन पे बैठे रहना,
और फिर कहना कि जी ये हमने इसलिए नहीं किया कि ये इशू हो जाता, तो ये तो एक्चुअली गलत है ना। हमें ये करना है कि अगर हम डिसीजन ले सकते हैं तो हम बैठें पोजीशन में, नहीं ले सकते हम हट जाएं, क्योंकि किसी और को आने दें जो किसी और बेटर को आने डिसीजन ले दें, कोई सकता है। ऐसा शख्स आए और ना सिर्फ ये बल्कि उसका एहतसाब भी करें ना जो ये कर रहा है आप। अच्छा, एक चीज़ जो मैं ज़रा अपने नाजरीन के लिए भी थोड़ी सी उनकी मालूमात में भी इजाफा करूँगी, मैं चाहूँगी आप रोशनी डालिए कि जब हमारे वफाकी वज़रा ये कहते हैं कि मुल्क में, हमारे मुल्क में तेल के कुएँ नहीं हैं कि हम तेल निकालें और बेच दें, एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस क्या है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ होती हैं जो मुख्तलिफ जो तेल होता है उसको रिफ़ाइन करके तमाम जो होती हैं पेट्रोल पम्प्स होती हैं वहाँ तक लेके जाती हैं। फिर इनलैंड फ्रीट जिसे हम कहते हैं IFEM, उससे गुजरता है मामला, वो फ्रीट दिया जाता है। फिर एक पेट्रोलियम लीवी होती है जो एक टैक्स की तरह उसमें वसूल किया जाता है, हर लीटर में हुकूमत वसूल करती है, जिसे अभी कहा जा रहा है ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद फिर एक और टैक्स होता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी मार्जिन होता है, फिर GST होता है जिसे हम जनरल टैक्स सेल्स टैक्स कहते हैं, फिर कस्टम ड्यूटी होता है, फिर डीलर मार्जिन होता है। अब ये इतने सारा प्रोसेस जब मिलके पेट्रोल किसी पेट्रोल पंप पे जाता है और वहाँ से आवाम को मिलता है, तो यहाँ तो बहुत सारे माफियाज हो गए ना, इनके सबकी जेबों में पैसा जाना है और सब अपना अपना मार्जिन लेंगे और वो मार्जिन सबकी जेबों में जाएगा, फिर आवाम को पेट्रोल मिलेगा। तो इस मैकेनिज्म से आप कैसे बाहर निकलेंगे, हुकूमत कैसे निकलेगी इस पूरी मैकेनिज्म से बाहर जो मैंने बताया? देखिए, एक तो ये कि इसमें आपने जो एरियाज बताए हैं ये पूरा प्राइसिंग का एक पूरा फॉर्मूला है, और उसमें देखें ये सिर्फ हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, काफ़ी ममालिक में होता है इस तरह से कि तेल निकलता है जिस तरह से, फिर उसके बाद रिफाइन होता है, रिफाइन होने के बाद फिर वो डिपोज और रिटेल तक पहुँचता है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिटेल पहुँचता है, रिटेल से फिर ऑफकोर्स ये जो पंप्स होते हैं ये रिटेल होते हैं, यहाँ से आगे जो है बिकता है। तो ये पूरा फॉर्मूला इसलिए बनाया जाता है कि हर एक पॉइंट पे जो है, जो भी इसमें एजेंसी इन्वॉल्व होती है, या ये कह लें कि जो भी बिजनेस इन्वॉल्व होता है उसको एक सर्टेन पोर्शन मिलना चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर कोई बिजनेस करता है तो उसका एक मकसद होता है। लेकिन जहाँ पे मैनिपुलेशन होती है, ऑफ कोर्स उसको रोकना चाहिए। जैसे IFEM की आपने एग्जांपल दी, बहुत सारी कंपनियां ऐसा भी कर रही थी कि IFEM जो होता है वो होता है किस लिए पता है आपको? वो इसलिए होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक पेट्रोल की कीमत जो है इक्वलाइज कर दी जाए। यानी कि यहाँ पे कराची में अगर हमारे पास पोर्ट करीब है, हमारे पास डिपोज करीब हैं, तो हमारे पास ऑयल सस्ता होना चाहिए। दुनिया भर में ऐसे ही होता है कि जहाँ पे वो करीब तरीन डिपोज होते हैं वहाँ ऑयल सस्ता होता है, और जितना फाफलंग एरिया में ऑयल जाता है तो उतना ही ज़्यादा वहाँ की प्राइस चार्ज की जाती है उन लोगों से जो वहाँ दूर रहते हैं। हमारे यहाँ इसलिए नहीं की जाती कि हमारे फाफलंग एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में गरीब लोग ज़्यादा, उनकी पर कैपिटा वैसी नहीं होती, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको इक्वलाइज कर देती है। गवर्नमेंट कहती है इसको एक ऐसी प्राइस दो कि पेशावर में भी एक प्राइस हो, कराची में भी एक ही प्राइस हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आती है। लेकिन कुछ कंपनियों ने ऐसा किया कि वो यहीं पर ही माल डंप कर रहे थे और एक्सपोर्ट के नाम पे जो है वो अपना वॉल्यूम दिखाते रहे हैं, और फिर IFEM वैसे ही चार्ज करते रहे हैं कि जी हम इतना फाफलंग एरिया में हम लेकर जा रहे हैं तो उसका हमें आप एक्स्ट्रा दे दें, और यहाँ पे और वो ये डंप करते रहे। कानून है, आप भी जानते हैं खुरम साहब, इस कानून को बदलने की ज़रूरत है। अगर हम इस कानून को बदल देंगे तो शायद इतना आसान हो जाएगा। और ये मैं भी जानती हूँ कि आप भी जानते हैं कि दूर दराज इलाकों में तो आपको पेट्रोल मिलता ही कहाँ है, स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल मिलता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। ये भी एक बड़े अफसोस की बात है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, मुझे आपसे डॉलर रेट पे बात करनी है। क्या वजह है कि हुकूमत डॉलर को मुस्तहकम करने के लिए बात कर रही है और बहुत कोशिश कर रही है कि डॉलर को किसी तरीके से रोका जा सके? डॉलर 170 पर चला गया है, बल्कि उससे भी ऊपर कल ट्रेड कर रहा था, और हुकूमत इस चीज़ को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम भी ले रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ हो नहीं पा रहा। ऐसा लगता है कि हुकूमत के हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। ऐसा कब होता है? और ये तारीख की बुलंद तरीन सतह 170 ये क्यों हुई? इसके पीछे क्या अवामिल हैं खुरम साहब? देखिए, पहले ये हो रहा था कि पहले सेंट्रल बैंक बहुत ज़्यादा डॉलर्स जो है वो, देखिए होता किस तरह से, कभी भी आपकी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो नेचुरली उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। इसी तरह से जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ती है, डिमांड कम हो जाती है, उसकी कीमत गिर जाती है। यही डॉलर और रुपये का है कि इंपोर्ट्स की वजह से डॉलर की डिमांड काफ़ी बढ़ी है। हमारी एक्चुअली इंपोर्ट बहुत बढ़ गई है, और इंपोर्ट्स के अंदर कुछ 70% इवन 80% तक हिस्सा वो है इसमें, या कि जिसकी वजह से जो है वो इन इलास्टिक डिमांड जिसे कहते हैं ना, कि प्राइस जो है वो सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं। अब ऑयल तो हमें इंपोर्ट करना ही करना है। 85% हिस्सा हमारी जो कंजम्पशन होती है ऑयल की वो हम इंपोर्ट करते हैं।
एडिबल ऑयल हम बनाते नहीं उस तरह से, अपने मुल्क में कम बनाते हैं और वो सारा इंपोर्ट होता है, खाने पीने का जो ऑयल होता है। उसके साथ साथ हम फूड, हमने वीट भी इंपोर्ट की है, हमने शुगर भी इंपोर्ट की है। यहाँ पे हम होता है तो होर्डिंग हो जाती है, उसकी गवर्नेंस हमारी हम कर नहीं पाते और उसका ट्रैक रख नहीं पाते सही से कि शुगर कितनी है, वीट कितनी है, और होता भी तो उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मसला ये है कि फूड और एनर्जी और खाने पीने का ऑयल, ये तीनों बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। तो इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट किया है, इनकी इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि स्टेट बैंक ने एक फाइनेंसिंग की स्कीम दी थी कम शरह सूद पे कोविड के दरमियान। उसकी मशीनरी अब आना शुरू हुई है, उसकी पेमेंट्स अब आना शुरू हो गई हैं। तीसरा बड़ा रीज़न ये है कि जिस तरह से इंपोर्ट हो रही है उसके अंदर कंटेनर के ज़रिए इंपोर्ट जो होती है, उसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के हिकअप्स हुए हैं, इतने प्रॉब्लम्स हुए हैं कि जो कंटेनर है, एक कंटेनर शंघाई से कराची अगर आता था तो वो $2,000-3,000 या $4,000 में आ जाता था। आज वो 20,000 22,000 और बहुत ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ गई है। तो इंपोर्ट के अंदर वो कॉस्ट बिल्ड होती है, तो डॉलर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू हो गई। फिर अफगानिस्तान का फैक्टर हुआ, अफगानिस्तान में जो है डॉलर की रिक्वायरमेंट 3-4-5 मिलियन डॉलर्स की डेली रिक्वायरमेंट थी, तो वो यहाँ से निकलना शुरू हुए। स्टेट बैंक को ये करना चाहिए कि जो स्पेकुलेटिव एरिया है, यानी कि डिमांड सप्लाई को नहीं छेड़ना चाहिए, उसके हिसाब से रुपये जाएगा आपका, क्योंकि आपके यहाँ इन्फ्लोस कम हो गया, आपने एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं बढ़ती, अगर आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आपके यहाँ डेट सिर्फ आता है वो भी बहुत कम आता है, तो नेचुरली आपके यहाँ डिमांड बढ़ेगी डॉलर की। और क्योंकि इम्पोर्ट तो नहीं रोक सकती, करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि एक तो स्टेट बैंक को स्पेकुलेटिव डॉलर बाइंग को रोकना चाहिए। स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, अच्छा काम किया है। ऑटो फाइनेंसिंग को टाइटन अप किया, अच्छा काम किया है। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप ले रहा है, एकदम से नहीं ले सकता वो, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वहाँ पे टैक्सेस को सही से कलेक्ट करके उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे फाइनेंसेस जो है बहुत वीक हैं, पब्लिक फाइनेंस, हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट बहुत बड़ी है, 300 400 500 अरब तो खुद ही खर्च कर देती है गवर्नमेंट। इन सबको कट डाउन करके फिस्कल रूम क्रिएट करना चाहिए। हम बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं, हमें अपने पब्लिक फाइनेंसेस को बहुत ठीक करना है। ये सारा इम्पैक्ट जो है ना यहाँ नजर आता है। खुर्रम साहब इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट हुकूमत में बैठे हुए हैं, उनको मालूम है कि उन्होंने किस तरह पॉलिसी मेकिंग करनी है, किस तरह डॉलर को कंट्रोल करना है, किस तरह अपने रुपए की कदर को बढ़ाना है। तो वजह क्या कहाँ आती है? जब एक्सपर्ट बैठ के पॉलिसी मेकिंग कर रहे होते हैं तो रुकावट कहाँ आती है कि आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकें? मुझे लगता है कि एक नैरेटिव हमारा जो है थोड़ा मिसिंग है। हम एक अलग अलग साइलोज में चल रहे होते हैं शायद। बहुत ज़्यादा फायर फाइटिंग अभी भी चल रही है। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ हम बहुत ज़्यादा माइल्ड हैं और बहुत ज़्यादा उस तरफ माइल्ड भी हैं। प्लस फिर हम जो है वो प्रायोरिटीज़ हमारी शायद वैसी नहीं हैं अभी भी। हम ओकेजनल जो है वो पॉजिटिव्स को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट तो करते हैं, करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम जो बड़ी पिक्चर है ना वो भूल जाते हैं कि हमने बहुत अभी स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है। एनर्जी के प्रॉब्लम्स हमारे पास इतने हैं आज भी कि आज अगर हमने रिजॉल्व नहीं किया, एक सिंगल ये फैक्टर काफ़ी है हमें जो है वो बैंकरप्ट करने के लिए। एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक हमारा एनर्जी का सर्कुलर डेट 2 सर्कुलर डेट्स हो गए हैं। अब आपका 2.5 ट्रिलियन का तो इलेक्ट्रिसिटी का ये सारा सर्कुलर डेट है। गैस का भी आपका सर्कुलर डेट खड़ा हो गया है। आपको पता है एलएनजी हम बहुत सबसे महंगी एलएनजी इंपोर्ट कर रहे हैं आज के दिनों में। उसकी वजह ये कि हमने पहले प्लानिंग ही नहीं की, हमने फॉरवर्ड बाइंग ही नहीं की, हमने फ्यूचर बाइंग ही नहीं की उस तरह से। तो एनर्जी की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक फाइनेंसेस को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कर्ज़ों को जो है वो सही से इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब तक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी ना, सही गवर्नेंस को ठीक करें, बहुत प्रॉब्लम है उसका, ये सब चीज़ें ठीक नहीं होंगी ना, आपको इंपोर्ट बढ़ती हुई नजर आएंगी, उसके ऊपर रुपये के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, फिर आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन कर जाएगी, फिर आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। ये चक्कर आपके लगते रहेंगे। बस ये आखिर में आप मुझे बता दें ब्रेक लेने से पहले कि अब आगे आने वाला जो कुछ महीने हैं या साल है, उसमें आपको जो हम ओवरऑल अगर हम इकोनॉमी की बात करें मुल्क की, तो वो कैसी नज़र आ रही है आपको? देखिए चैलेंजिंग है, काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस फूड की और एनर्जी की बहुत ऊपर है और वो कोविड की वजह से हुई भी थी। कोविड की वजह से जो डिमांड कम हो गई थी, लोगों ने पीछे सप्लाई नहीं दी, जब सप्लाई नहीं दी तो अब शॉर्टेज हो गई है। तो मेरे ख्याल में चैलेंजिंग सिचुएशन है। हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना है, हमें एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान देना है, हमें जो है गवर्नेंस और पब्लिक फाइनेंस को ठीक करना है। ये ठीक करेंगे, ये चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद साहब, आपके वक्त प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हुकूमत चाहती है कि ज़ाहिर डॉलर को कंट्रोल किया जाए, इकॉनमी को ऊपर बढ़ाया जाए, तो इंपोर्ट को बढ़ाना होगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। यकीनन इस पर काम भी हो रहा होगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ और इशूज़ डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो नाजरीन। प्रोग्राम के हिस्से में कुछ बात करेंगे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के नफाज पर, जिस पे जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान हैं उन्होंने एहतजाज किया। इस्लामाबाद में भी, कराची में भी, कई शहरों में एहतजाज हुआ और ताजरों ने जो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। टैक्स रिटर्न जो फाइल करनी है उनको वो जो नहीं फाइल करेंगे उनके खिलाफ यूटिलिटी सर्विसेज मुनक़ता करने के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो टैक्स हुकाम को वसी इख्तियारात दिए गए हैं उससे मुतालिक ये तमाम तर बातचीत भी हुई थी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR और ताजरों के दरमियान, जो कि बेनतीजा साबित हुई। अब अभी सूरत हाल क्या है, आज क्या सूरत हाल है, क्या कोई बात हुई है? क्योंकि आज लास्ट डेट है और दरख्वास्त भी 15 दिन के अंदर अंदर जमा करानी है टैक्स रिटर्न्स की, तो क्या सिचुएशन है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान मर्चेंट साहब, प्रेसिडेंट हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन के, उनको हम वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। जावेद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल पाक ताजरान के, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। जावेद कुरैशी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगी। सर, एहतजाज भी रिकॉर्ड किया गया, मुज़ाकरात भी आप लोगों ने किए, क्या हुआ आज, क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल जो कि तू ही है, कल हमारा एक बहुत बड़ा एहतजाज था FBR हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के सामने। हमारे वहाँ मुज़ाकरात भी हुए लेकिन वो मुकम्मल नाकाम हो गए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कम अज़ कम हमें जो पॉइंट ऑफ सेल के ज़रिए जो सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, हम उसे कतई मानने को तैयार नहीं है। ऑलरेडी ये सेल टैक्स देकर माल आता है और जब हम पर सेल टैक्स लागू ही नहीं होता तो इस मशीन का लगाने का जवाब हमारे ऊपर कोई भी नहीं बनता। हुकूमत ये बात हमारी समझने से कासिर है। हम पहले भी इन्हें कह चुके हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं, आसान शराइत के ऊपर ताजरों ने टैक्स देने के लिए कभी भी इनकार नहीं किया। पिछले वजीर खजाना साहब अपने जो है हफीज शेख साहब से बाकायदा हमारा एक मुआहिदा हुआ हुकूमत से कि इन्हें सिंगल पेज के अंदर एक रिटर्न फॉर्म दिया जाएगा जो कि उर्दू और इंग्लिश में होगा। हमारा टर्न आउट जो है वो इसको जो कम करके उसकी शरह 0.25 पर लेकर आएंगे और इस वक्त सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज कर कर हमें महसूस ये होता है कि ये पार्लिमानी निज़ाम नहीं है, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क चलाना चाहते हैं। हमने टैक्स के लिए इनकार नहीं किया। आज भी हमें जिस तरीके से छोटे ताजरों को जो नोटिस आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें हरासा किया जा रहा है FBR की तरफ से, तो ये बात तो हम कतई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम पहले कोरोना की बुरी सूरत हाल से थोड़ा बहुत संभलने की पोजीशन में आए, अब हम पर हुकूमत इस तरीके से जबरन हमें सेल टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करती है तो आप एक माह के अंदर 2 बार अपनी जो है वो रिटर्न दाखिल करेंगे। हमें कम से कम एक चार्टर अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, उसकी सैलरी इतनी होगी, खुदा न खास्ता हमने कोई गलती कर ली तो उस पर भारी जुर्माना होगा। छोटा ताजिर इतना एजुकेटेड नहीं होता कि वो तमाम हिसाब किताब मेंटेन कर। मैं आपकी बात समझ गई, आपका पॉइंट आ गया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले कोई मैकेनिज्म बनाया जाए और जो मुआहिदा आप लोगों से हफीज शेख के दौर में हुआ था उसकी भी पासदारी नहीं की गई। वज़ीर आज़म ने भी यही कहा था कि जो ताजिर हैं FBR चेयरमैन को लाने से पहले कि ताजिरों को बिल्कुल हरास नहीं किया जाएगा और बिल्कुल FBR हरास नहीं करेगा। ये बाकायदा बात हुई थी, वज़ीर आज़म खुद कराची आए थे, ताजिरों से मिले थे, उन्होंने बात की थी और उनको एतमाद मिल गया था। लेकिन अब क्या हो गया है ज़िशान मर्चेंट साहब, ये होता क्या है? देखें, आज आखिरी दिन है, ये कह दिया गया है कि हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, तारीख यही रहेगी और जो दरख्वास्त देनी है टैक्स रिटर्न्स के हवाले से वो भी 15 डेज़ का टाइम है, उसी के अंदर अंदर आपने देनी है। ये मामलात को मुश्किल बनाया जा रहा है आपके ख्याल में, या फिर ये ऐसे ही होना था? क्या मामला क्या है? देखिए, आपने 2 बातें की हैं। एक तो जो आखिरी तारीख आज है वो इनकम टैक्स के सालाना गोशवारे जमा कराने की। इस वक्त पोजीशन ये है कि सुबह से IRS बंद है और अब कुछ आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुआ है और आज चूंकि आखिरी तारीख है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कल अपने FBR का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम लास्ट डेट नहीं बढ़ाएंगे जो 30 तारीख को खत्म। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा कि हम जो है जो भी लोग एक्सटेंशन फाइल करेंगे उनको जो है वो एक्सटेंशन ग्रांट कर देंगे। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि सुबह से जो है चूंकि IRS चल नहीं रहा तो लोग एक्सटेंशन भी फाइल करने से कासिर है। तो इस वक्त एक बड़ी पैनिक सिचुएशन है जो चल रही है। अलबत्ता रीजनल लेवल पे जैसे
कराची आरटीओ ने, मेरी बात हुई थी उनके चीफ कमिश्नर से, तो उन्होंने बड़ा एक ग्रेशियसली मैनुअल एप्लीकेशन जो है वो जमा कराने की इजाजत दी है, और उन्होंने कहा जैसे ही जब सिस्टम चलेगा बिल्कुल डाउन हो गई है और ये सारी चीजें, जिशान साहब, तो कोई वे ऑफ निकला है? क्योंकि आप लोग तो रोज ये काम करते हैं, कोई बातचीत हुई आपकी? जी मैं आपको बताऊं, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा है 28 तारीख को, जिसमें हमने उन्हें बताया है कि आयरिस में का जो सिस्टम है रिटर्न का, जो मसाइल है, हमने उसे आगाह कर दिया है। इससे पहले हमने जो है एफबीआर को खत लिखा था, जिसमें हमने उन्हें 12 ऐसे पॉइंट्स बताए थे कि जो रिटर्न में टैक्स की कंप्यूटेशन गलत हो रही है। तो उन्होंने उसमें से एक को ठीक किया है, 11 अभी ठीक करना बाकी है। जहां तक बात जो है वो पॉइंट ऑफ सेल वाली है, उससे पहले मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि डेट बढ़ाना इस वक्त नागुज़ीर है। अगर एफबीआर डेट नहीं बढ़ाएगी तो इस वक्त तकरीबन 14 से 15 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किया है। एफबीआर का टारगेट है 35 लाख रिटर्न फाइल कराना, तो तकरीबन 20 लाख रिटर्न शॉर्ट है इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त एफबीआर को चाहिए कि तो क्या कार्रवाई होगी? अब ये लोग जो नहीं करवा सके, जाहिर है इन्हीं टेक्निकल इश्यूज की वजह से, मुश्किलात की वजह से, फिर क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? क्या करेगा एफबीआर? देखिए, अगर लॉ ये कहता है कि अगर आप रिटर्न लेट फाइल करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है और डिफॉल्ट सरचार्ज भी लग सकता है अगर आप टैक्स को, और वो कितना होता है अगर मैं इनकम पे या फिर सेल्स पे बात करूं तो? देखिए, मैं आपको बताऊं, पेनल्टी अगर सैलरी टैक्स पेयर है और अगर वो देर से रिटर्न जमा कराएगा तो उसके ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी और पर डे का फाइन लग सकता है। इसी तरीके से अगर कोई बिजनेसमैन है, चाहे वो ट्रेडर हो, इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो या मैन्युफैक्चरर हो, अगर वो देर से रिटर्न जमा कराएगा तो उसके ऊपर 50,000 रुपए का पेनल्टी लग सकता है और पर डे 1,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। ये तो लॉ है। अलबत्ता ये लॉ हमेशा से है, आज नया नहीं आया, ना अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में नया आया है इसको, लेकिन इसमें इसका टैक्स जरूर बढ़ा दिया गया, पेनल्टी का अमाउंट जरूर बढ़ाया गया। जो सैलरी के लिए 5,000 था उसे 10,000 कर दिया गया, जो बिजनेस के लिए 40,000 था उसे 50,000 कर दिया। तो इसमें पेनल्टी जरूर बढ़ाई गई है। अब आ जाते हैं पॉइंट ऑफ सेल वाली, जिसपे अभी जो मेरे दोस्त ने बात की कि ये बड़ा मसला है और बड़ी परेशानी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। मैं इसको जरा क्लियर कर दूं, इसमें बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो ट्रेडर्स के दरमियान है। पॉइंट ऑफ सेल हर किसी को लगाने की जरूरत नहीं है, एक बात तो ये तय है। अच्छा। पॉइंट ऑफ सेल सिर्फ उसे लगाने की जरूरत है जिसकी दुकान 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की है। अच्छा। वो अगर उसकी दुकान किसी एयर कंडीशन मॉल में है या उसका बिजली का बिल सालाना 12 लाख रुपए से ज्यादा आता है, या उसके पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की मशीन लगी हुई है, या वो अगर इंटरनेशनल कोई चेन स्टोर है उसका रिप्रेजेंटेटिव है, या इसी तरीके से अगर नेशनल चेन स्टोर का रिप्रेजेंटेटिव या ब्रांच है। इसके अलावा किसी को पॉइंट ऑफ सेल में ना रजिस्टर होने की जरूरत है, ना सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की जरूरत है। और वो लोग जो इससे कम में हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप जरा क्लियर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, चले आपका पॉइंट आया। मैं चाहूंगी जरा जावेद साहब भी रिलैक्स हो जाएं। जावेद साहब, उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इस सर्कमस्टांसेस में नहीं, ऐसे नहीं है। अच्छा, मेरे दोस्त ने जो बात ये कही है कि अभी भी हमारे पास जो 100 और 150 स्क्वायर फीट मुरब्बा पे जो शॉप है उन्हें भी नोटिस आए हैं। अच्छा, ये हुकूमत कहती कुछ है, करती कुछ है। एफबीआर, आपके पता है कि एफबीआर वही इदारा था जब वजीर आजम साहब ने जब हुकूमत संभाली तो कहा कि इसकी इस्लाहत की जरूरत है, ये इंतहाई करप्ट इदारा है। आज 3 साल के बाद भी इसकी इस्लाहत नहीं हो चुकी है। आज आप देखें, अभी भी जो सूरत हाल है, ये गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा नहीं जाता, ये रिश्वत की नजर हो जाता है। लेकिन हम हुकूमत से ये बात कहना चाहते हैं, आप टेबल पे बिठाएं ताजर नुमाइंदों को, बिठा के बात करना बिल्कुल सही है। बात करेंगे, पूरी दुनिया में ताजर टैक्स देते हैं, हर शख्स टैक्स देता है, लेकिन इससे बढ़ के मेरा एक सवाल है। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, जावेद कुरैशी साहब, वज़ीर साहब, लेकिन उससे बढ़ के मेरा एक सवाल हुकूमत से है। हम टैक्स पेयर हैं और जो लोग टैक्स में नहीं है उनको भी आप टैक्स में लाएं, लेकिन टैक्स पेयर को हुकूमत दे क्या रही है? क्या हमारे लिए कोई फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो दुनिया भर में दीगर ममालिक में टैक्स पेयर को दी जाती हैं? ये ज़रूर कीजिए, उसके बाद हर शख्स से टैक्स लीजिए, लेकिन उसको उस तरह फैसिलिटेट करें, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मौसम की बात करें।
तो महकमा मौसमियात ने जो बोरिया अरब में डिप्रेशन है उसको शाम में तूफ़ान बदलने की खबर दी है। ज़ाहिर है इस पर जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि शहर भर में आज मुख्तलिफ वक्फे से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हुई और तेज़ हवाएँ भी, झक्कड़ के साथ तेज़ हवाएँ चली हैं। तो राव अफनान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। राव, कहाँ मौजूद हैं आप और यहाँ आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कहाँ कहाँ बारिश हुई है, कहाँ तेज़ हवा चली है? अभी आप कहाँ मौजूद हैं? जी बिल्कुल सुमैया, इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर तेज़ हवा के चलने से 5 पोल जो है वो गिर गए थे, जिससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, तमाम शहरी महफूज रहे। लेकिन इस हवाले से पहले ही महकमा मौसमियात ने और प्रोविंशियल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसकी जानिब से पहले ही पेशगोई कर दी गई थी कि तेज़ हवाओं की वजह से और तेज़ बारिश की वजह से शहर के अंदर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है और मुतल्लिका तमाम इदारों को इस हवाले से पहले ही हाई अलर्ट कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद पोल गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हुए और कई घंटों तक जो पोल है वो सड़क पर पड़े रहे, लेकिन शहरी इंतजामिया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसी के साथ साथ आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला गुज़श्ता रात से ही शुरू हो गया था। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हल्की बूंदाबांदी हो रही है और हवा की जो रफ्तार है वो 50 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से हवा की रफ्तार है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कहना है कि हवा की रफ्तार जो है वो 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। उसी के साथ साथ कहीं आपको नजर आई टीमें KMC की, इंतजामिया के जो इंतजामात कर रहे हों मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए? सुमैया बिल्कुल बिलबोर्ड्स ताहाल लगे हुए हैं। गुज़श्ता सालों के अंदर भी इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए थे कि तेज़ हवाओं के साथ जब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था तो बिलबोर्ड्स गिर गए थे। आवारी टावर के मुकाम पे बिलबोर्ड गिरने से कई शहरी ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन शहर के अंदर तमाम बिलबोर्ड्स इसी तरह नज़र आ रहे हैं। पोल गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हुए तो शहरी इंतज़ामिया हो चाहे सूबाई इंतज़ामिया हो, जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो, उनकी जानिब से वुज़रा की जिम्मेदारी लगाई गई थी। हर ज़िले के अंदर एक एक वज़ीर की जिम्मेदारी लगाई गई थी। अगर सैलाबी सूरत हाल होती है, कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो वो जाए वकवा पे जाके जायज़ा लेंगे और इंतजामात करेंगे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। लेकिन ऐसे कोई जो ऑन ग्राउंड जो है वो कोई नज़र नहीं आ रहा। और आज पोल गिरने के जो वाक़यात थे, गुलिस्तान जौहर के अंदर 5 पोल गिरे, ओल्ड टर्मिनल पे 2 पोल गिरे और कई घंटों तक वो सड़क पर पड़े रहे। तो दावे तो किए जाते हैं माजी के जो गुज़श्ता स्पेल हैं बारिशों के, उससे भी सूबाई हुकूमत ने कोई सबक नहीं सीखा। वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़े नाले साफ़ किए गए थे, लेकिन जो छोटे नाले हैं उनमें ताहाल गंदगी है, वही कचरा है, वो जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं। गुज़श्ता बारिशों के स्पेल में भी सड़क जो है चाहे आम शाहराएँ हो वो सैलाब का और तालाब का मंजर पेश कर रही थी। सड़क पर जगह जगह पानी जमा था, नकासी आपके बिल्कुल इंतजामात नहीं है। तो हर साल की तरह इस साल भी लग रहा है जिस तरह महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया गया कि शहर के अंदर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। जी, तो यानी कि आप ये मुझे बता रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल का पूरी वार्निंग दी गई है, सारी चीज़ें महकमा मौसमियात ने बता दी, लेकिन तैयारी आपको कहीं नज़र नहीं आई है फिलहाल? जी बिल्कुल कहीं तैयारी नहीं आ रही। सिर्फ जो है वो दावे किए जा रहे हैं, सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ किए जा रहे हैं, जिम्मेदारियाँ लगाई जा रही हैं, लेकिन नालों की साफ़ सफाई की बात की जाए, जहाँ से पानी ड्रेनेज होगा उसके कोई इंतजाम नहीं किए गए। वहाँ जगह जगह कचरे के अंबार हैं। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की जानिब से वीडियोज़ बना बना के निशानदेही की गई है कि ताहाल जो है नाले जो हैं बरसाती नाले उनके अंदर कचरे के अंबार लगे। उसी के साथ साथ हमारे बल्दियाती रिपोर्टर जो है वो पूरा साल इस हवाले से रिपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत ने इस जो तूफान से निपटने के लिए ताहाल कोई इंतजाम नहीं किए हैं। राव अफनान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ऑन ग्राउंड हाल थी उसके वाले से आगाह किया। और ज़ाहिर है हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी कर रहे होते हैं, आपको बाखबर रख रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ क्या निगलिजेंसी है, क्या सूरत है। मैंने पूरी कोशिश की कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का इस पर मौक़िफ़ ले सकें, लेकिन वो बहुत मसरूफ़ थे तो उन्होंने इस पर माजरत कर ली। लेकिन हम चाहेंगे कि अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें, बताना चाहें कि जो हमारे नुमाइंदे ने बताया कि कहीं कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा, तो वो ज़रूर बताइए कि क्या इंतज़ामात हुकूमत की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से किए जा रहे हैं, क्योंकि ये अलर्ट जारी हो चुका है महकमा मौसमियात की जानिब से। ज़रूर ये देखना होगा, आगे आने वाले सूरत हाल आपको अपडेट भी करेंगे। लेकिन एक और मामला है और वो कुछ इस तरीके से है कि PMC जो है वो MD कैट की जो टेस्ट हैं उसमें मुबैना बेज़ाब्तगियों पर जो तलबा हैं उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। 8 दिनों से इस्लामाबाद में एहतजाज जारी है और मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। क्या सूरत हाल रही, जाने के हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से अल्लाह दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं।
अल्लाह क्या बताएंगे, ये कब से एहतजाज हो रहा है, क्या कोई मुज़ाकरात हुए, किसी ने इनकी बात सुनी, कोई सुनवाई हुई? ज़ाब्तियों के खिलाफ तलबा तंजीमों के एहतजाजी मुज़ाहरे इस्लामाबाद में जारी हैं। मुस्तफ़ी स्टूडेंट के तलबा का एहतजाजी मुज़ाहरा व धरना डी चौक में जारी है। गुज़श्ता रात उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस के आगे जाने की कोशिश भी की ताकि वज़ीर आज़म तक अपने मुतालबात पहुँचाए जाएँ, जबकि पुलिस ने उनके आगे रुकावटें खड़ी कर दी तो दोबारा धरना उन्होंने डी चौक में दे दिया। इस्लामी जमीयत तलबा स्टूडेंट की जानिब से आज PMC के बाहर एहतजाजी धरना और मुज़ाहरा किया गया और उन्होंने अपने मुतालबे हुकूमत के सामने रखे। इस वक्त उनके नाज़िम आला जमीयत के हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, इस एहतजाज के बाद हुकूमत ने आपके क्या क्या मुतालबात तस्लीम किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतजाज हमारा कोई 3-4 दिनों से मुख्तलिफ शहरों के अंदर जारी है। हमने गवर्नर हाउस सिंध, गवर्नर हाउस पंजाब के बाहर धरना दिया। आज हमारे एहतजाज के ऐलान के बाद सुबह हुकूमत ने हमसे रब्ता किया और मुलाकात के लिए बुलाया। हमारी मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान से मुलाकात हुई है। तवील मुलाकात के अंदर 3 नुकात के ऊपर इब्तदाई तौर पर हमारा कंसेंसस बना है और ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है कि जो इस्लामी जमीयत तलबा ने चढ़ी है और मैं पूरे पाकिस्तान में MD-CAT के स्टूडेंट्स को इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहला क्या मुतालबात आपके डॉक्टर फैसल सुल्तान से मंजूर हुए हैं? पहला मुतालबा ये है कि हमने उनसे कहा है कि बेज़ाब्तिगियाँ हैं, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि आप स्पेसिफिक चीज़ें जिसको हम ऑडिट बोलेंगे, हम उनको जो डेटा देंगे जिसकी बुनियाद पे वो इसको टैली करेंगे कि वो मसला मौजूद है कि नहीं, यानी ऑडिट की हामी उन्होंने बढ़ ली है। दूसरा मुतालबा उन्होंने ये कि जितने स्टूडेंट्स इस टेस्ट के अंदर अपीयर हुए हैं जो शिकायत कर रहे हैं, तो एक डेस्क हमने उनको बोला है कि आप बनाइए कि जो क्लेम डेस्क होगी, क्लेम सेंटर होगा जिसकी बुनियाद पे स्टूडेंट्स क्लेम कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, आप इस ज़ाहिर सूरत हाल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। तलबा का ये मामला ज़रूर हल होना चाहिए। और एक खबर जो कि आपकी भी नज़र से गुजरी और मेरी भी नज़र से, और वो कुछ इस तरह से थी कि हुकूमत ने भंग काश्त करने के मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। ये 3 साल में ये एक मंसूबा है जिसमें 5 एकड़ रकबे पर भंग काश्त की जाएगी और इस सिलसिले में जो मोटरवे है उसकी खरीद इब्तदाई तौर पर कलियाम के इलाके में 1 एकड़ पर भंग की काश्त जो है वो शुरू कर दी गई है। ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि भंग की जो पॉलिसी है उससे सरमायाकारी आएगी और भंग की मसनूआत हम बरामद भी करेंगे और इसको दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि एंटी नारकोटिक्स और इंसदाद मंशियात की जो टीमें हैं उनको यहाँ निगरानी उनकी की जाएगी। वो कैसे निगरानी करेंगे, ज़रा पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। शेख राशिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शेख राशिद साहब। किस तरह से एंटी नारकोटिक्स इस पर काम करेगा? ये इतना बड़ा रकबा जहाँ पर भंग की काश्त की जा रही है, इस बात को मुमकिन कैसे बनाया जाएगा कि यहाँ पर कोई गैर कानूनी काम ना हो या भंग को लोग नशे के लिए इस्तेमाल ना करें और जिस काम के लिए भंग की काश्त की जा रही है ये उसी काम के लिए इस्तेमाल हो? किस तरह टीमें तश्कील दी जाएंगी? जो है इसकी अप्रूवल दी है और इसमें 2 जो नारकोटिक्स जो है उसको जाती तौर पर देख के जो हमारा नारकोटिक्स का स्टाफ है और उसमें 2 महीने में इसकी जो सारी चीजें जो है खुदोखाल वजात होकर सामने आ जाएंगी और उसके बाद नारकोटिक्स का जो स्टाफ है इसको काम करना शुरू कर देगा और पूरी तरीके से नारकोटिक्स ने जहाँ जहाँ पर भी भंग की काश्त हो रही है उस पर नजर रखी हुई है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो और नारकोटिक्स इसके अलावा भी पूरे पाकिस्तान में अपने फराइज बेहतर तरीके से अंजाम दे रही हैं और इस वक्त पाकिस्तान में जितना बड़ा काम मेरे ख्याल से नारकोटिक्स ने ANF ने किया है उसकी मिसाल पाकिस्तान की तरफ नहीं मिलती। ये स्पेशल फोर्स जो हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 4 बड़े शहरों में और 4 सूबों में हमारे क्या नाम है थाने भी मौजूद हैं, दफातर भी मौजूद हैं और हमारे पास फोर्स भी मौजूद है। आज पाकिस्तान में हमारा ये जो क्या नाम है आप कह रहे थे ये जो काश्त हो रही है जी जी। इसके हवाले से हमारे जो आला काम है उन्होंने भी 2-4 मीटिंग्स की हुई हैं और जो हमारा लगभग कि हमारे पास इतना अमला नहीं है। पाकिस्तान की 22 करोड़ से ज्यादा आबादी है। पाकिस्तान एक ट्रांजिट मुल्क है। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ सरहदें लगती हैं और पाकिस्तान जो है एक मुस्लिम मुल्क है लेकिन उसके एवज हमारे पास जो तकरीबन 3-4 हज़ार का स्टाफ मौजूद है। अभी हालांकि हमने 450 मजीद भर्तियाँ की हैं। इस स्टाफ से हम पूरे पाकिस्तान में नारकोटिक्स को उस तरीके से कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन बेहतर तरीके से हम काम कर रहे हैं और इस पर हमने स्पेशल फोर्सें बनाई हैं 4 सूबों के अंदर जो काम कर रही हैं और इसको बेहतर तरीके से उस अंजाम। मैंने आपको पहले कहा कि महीने में या 10-15 दिन में फैसला हो जाएगा और ये नारकोटिक्स के जिम्मेदारी में आता है कि हमने भंग के गलत इस्तेमाल होने से इसको रोकना और जहाँ पर भी इसका गलत इस्तेमाल होगा कानून के मुताबिक जो सजाएं कानून में मौजूद है उन लोगों को दी जाएंगी और ये नहीं हो सकता कि अंदर मौजूद जो और भंग का गलत इस्तेमाल हो
ANF को अपनी जिम्मेदारी बहुत के शुक्रिया। साथ शेख राशिद शफीक साहब मौजूद थे, पार्लियामेंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल। अच्छा, भंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, भंग है क्या? एक जड़ी बूटी है और ये कदीम ज़माने से इस्तेमाल की जाती है, दवा के तौर पर भी और नशे के तौर पर भी। और ये इसके पत्तों को पीस के सफ़ूफ बनाया जाता है और बहुत से ममालिक में इसको लीगल कर दिया गया है, इसकी काश्त भी की जाती है और ये दवाइयों में भी इस्तेमाल की जाती है। इसी पर हम बात करेंगे। हनीफ अजारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड वैल्यू चेन। बहुत शुक्रिया हनीफ साहब आपके वक्त का। सर, जब ये कहा जाता है कि भंग एक पुराना पौधा, एक जड़ी बूटी जिसको बहुत सारे ममालिक में लीगली काश्त भी किया जाता है, दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कैंसर और दर्द की दवाइयाँ हैं, तो ये कैसे होता है ज़रा मुझे बताइएगा। और इसमें से वो जो सुरूर का एक फैक्टर होता है उसको कैसे निकाला जाता है और ये कितना कारआमद होता है? अगर आप इस चीज को देखें तो ये जो भांग है या कैनिबीस है, इसको नारकोटिक ड्रग्स कहा जाता है, जिसकी एक्सपोर्ट पे स्ट्रिंजेंट कंट्रोल है। आई डोंट नो कैसे कहा जा रहा है कि इसकी एक्सपोर्ट की परमिशन मिल जाएगी। जी। और इंपोर्ट्स भी बहुत कंट्रोल्स के तरीके से हैं, बिकॉज यू हैव टू टेक ए परमिशन फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट तो वो यहाँ पर आ जाए। इसकी हिफाजियत बहुत है, नो डाउट। नोजिया के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, एंटी टीबी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये खाली भांग की काट से कुछ नहीं होगा। इसकी रिफाइनमेंट, इसकी प्रोसेसिंग और इसकी क्वालिटी कंट्रोल कंप्लायंस पे इतना खर्चा आएगा, और इसकी जो टॉक्सिक है और फिर इसकी इम्प्योरिटी प्रोफाइल को घटाने के लिए, और इसके बाद जब ये ड्रग में इस्तेमाल होगा, तो आई डोंट थिंक इसकी कॉस्ट इतनी फीजेबल होगी एज कंपेयर टू द अभी जो परमिशन है। लोग इसको एज ए साइकोट्रॉपिक और एज ए नार्कोटिक इंपोर्ट्स करते हैं। इंडिया का एक कंट्रीब्यूशन है। देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए थोड़ी कंट्री की ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। अच्छा। अगर हम इसमें आ गए तो मेरे ख्याल है हमको परमिशन नहीं मिले। सर, लेकिन ये फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं अरबों डॉलर की का मंसूबा है ये भंग की, जो हम इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप कह रहे हैं कि फिजिबिलिटी नहीं बनेगी, हुकूमत पे कैसे कह रही है? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसकी फिजिबिलिटी उसी शक्ल में बन सकती है कि दुनिया की टॉप मोस्ट केमिकल कंपनीज हैं जो कि इसका बड़ा रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट करती हैं, वो पाकिस्तान में डायरेक्ट इसको प्लांट लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें और इसकी मॉनिटरिंग करें। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान अगर मैं पैरिटी में रखूं तो पाकिस्तान प्रायोरिटी के हिसाब से 5वें 10वें नंबर पर आता है। दुनिया के दूसरे मुल्कों की इकोनॉमी बड़ी स्टेबल है, ऑर्डर सिचुएशन बड़ी स्टेबल है। बिल्कुल सही वहाँ बात है। पे ऐसी हालात नहीं है कि एक रात में इंडस्ट्री, आप देखें, हम आज से 3 महीने पहले डॉलर को स्टेबल कह रहे थे, सही बात। आज हर आदमी परेशान है। तो यहाँ इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए जायद सरमाया भी चाहिए होगा, बड़ी बड़ी कंपनी के साथ मुआहिदा भी होगा। बहुत शुक्रिया आपका हनीफ अजारी साहब, आपके वक्त का सर। यही वो पॉइंट है, अगर हुकूमत वाकई ये समझ रही है कि इस तरह की कोई फिजिबिलिटी बनाई जा सकती है, तो इस पर बहुत वाइड एंगल पे काम करने की ज़रूरत है और ये देखना होगा कि भंग का इस्तेमाल कोई इलीगली ना करे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके साथ ही नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।